गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना बीए पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें अपना भूगोल, मानव भूगोल जो अपन पहला जो पेपर पढ़ रहे थे वो अपना कौन सा था? संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल में लगभग टॉपिक हैं वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, ये आपकी कौन सी है? संसाधन भूगोल फर्स्ट पेपर है। आज अपना नया जो सब्जेक्ट है सेकंड पेपर मानव भूगोल। मानव भूगोल आपका सेकंड पेपर है जिसकी आज अपन शुरुआत करेंगे कि मानव भूगोल है वो क्या होता है, मानव भूगोल का विकास है वो किससे हुआ है, या मानव भूगोल की परिभाषा के रूप में देखो विकास है, इसका अर्थ है, ये सारी चीजें आपने 11th 12th में पढ़ ली है। लेकिन फिर भी तुम्हारा ये मानव भूगोल है सब्जेक्ट, बीए पार्ट सेकंड के अंदर तुम्हारा मानव भूगोल है। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि मानव और भूगोल। मानव का मतलब होता है मनुष्य, ठीक है, मनुष्य, और भूगोल का मतलब है जो अपन को चारों तरफ से भूतल के ऊपर जो अपन को दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है? भूगोल है। और मानव के अंदर किसको सम्मिलित किया जाता है? चाहे उसकी अनेक, मानव की अनेक प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन मानव की अनेक प्रजातियों के अंदर आपका अलग अलग प्रजातियों में आपकी अलग अलग मानव की जातियां पाई जाती हैं। उनका जो रहन सहन है, रीति रिवाज है, आपकी संस्कृति है, उसका खान पान है, उसका रहन सहन है, ये सारे क्या होते हैं? आपके अलग अलग देखने को मिलते हैं। या जिस परिस्थिति के अंदर मानव रहता है उसी परिस्थिति के अंदर मानव का विकास है वो धीरे धीरे होने लग जाता है। तो इस तरीके से आज अपन मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा, आपका दूसरा जो पेपर है सेकंड पेपर मानव भूगोल, जिसका अर्थ और परिभाषा, इसकी चर्चा अपन करेंगे, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो दूसरा आपका सेकंड पेपर है मानव भूगोल। मानव भूगोल का अर्थ व परिभाषाएं। मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखो मानव भूगोल के अंदर किसको सम्मिलित किया जाता है? मानव भूगोल का देखो मैंने आपको बताया कि मानव भूगोल का आपको नाम से ही पता चल रहा है, मानव भूगोल, ठीक है, नाम से पता चल रहा है मानव भूगोल आपका इसके अंदर क्या हो सकता है। तो मानव की, मनुष्य की जितनी भी आपकी गतिविधियां हैं वो किसके अंदर देखने को मिलती हैं? मानव भूगोल में अपन पढ़ते हैं या इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो साधारण सी बात है, मानव जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहता है, मानव जिस वातावरण के अंदर अपने आप को ढाले हुए है, अपने आप का जो रहन सहन है, उसका रीति रिवाज है, उसका खान पान है, जैसे ठंडे इलाकों में रहता है तो उसका जो खान पान है उसी अकॉर्डिंग अपने आप रखने लग जाता है। गर्म इलाकों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर अगर वो रहता है तो उसका जो रीति रिवाज है, उसका खान पान है, उसका पहनावा है, उसका जो भी है उसकी वो क्या है, उस आधार पे, जलवायु के आधार पे अपने आप को क्या कर लेता है? परिवर्तित कर लेता है। तो इसी आधार पे क्या है आपकी मानव भूगोल की आज अपन चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आप लोग मेरे साथ साथ नोट बनाते चले जाएंगे। तो पढ़ लेते हैं मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा के अंदर। सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा है वो जीन ब्रून्स या ब्लास महोदय के अनुसार अगर अपन चर्चा करते हैं तो ब्लास महोदय ने क्या कहा है? मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने का एक नवीन अंकुर है। यह विज्ञान पृथ्वी और मनुष्य के बीच अंतर संबंधों के विषय में नई कल्पना प्रस्तुत करता है। किस किस के बीच में? एक तो क्या हो गया? मानव, ठीक है, मानव और उसके अंतर संबंध, अंतर संबंधों के बीच में क्या करता है? अंतर संबंधों के बीच में नई एक
कल्पना प्रस्तुत करता है। किस तरीके से कि मानव जितने भी अपने दैनिक कार्य से लेकर कोई भी अपना कार्य है, चाहे वो राजनीतिक है, धार्मिक है, रीति रिवाज से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, तो इनके बीच में मानव क्या है, अपने आप को अंतर संबंधित रखता है, या उनके बीच मनुष्य और पृथ्वी के बीच में क्या बना रहता है, संबंध बना रहता है। क्योंकि मानव कहाँ रहता है, पृथ्वी के ऊपर ही रहता है। मानव अपना जो रहन सहन है, रीति रिवाज है, कहाँ पे रह के अपने आप का विकास करता है, पृथ्वी के ऊपर। और पृथ्वी का विकास हुआ तभी मानव अपने आप को क्या है, क्योंकि जिस वातावरण के अंदर, जिस एनवायरनमेंट के अंदर मानव अपने आप को रखता है, वो क्या है, पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली प्राकृतिक नेचर है, भौगोलिक वातावरण है, वो मानव को घेरे हुए है। तो इस तरीके से क्या है, मानव और पृथ्वी दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, अंतर संबंध पाया जाता है। यह कल्पना हमारी पृथ्वी पर नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों के विषय में और उसके निवास करने वाले जीवधारियों के संबंधों के बारे में अधिक विश्लेषण ज्ञान प्रस्तुत करता है, यह ज्ञान का फल है। इसी तरीके से उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा के रूप में बताया कि जो भौगोलिक वातावरण है वो क्या है, इसका परिणाम माना जाता है। कि ब्लास महोदय ने बताया कि पृथ्वी, इसकी परिभाषा के रूप में, अर्थ के रूप में ब्लास महोदय ने, ब्लास वैज्ञानिक है, विद्वान है, जिन्होंने मानव भूगोल के बारे में अपना जो अर्थ है, परिभाषा है, वो प्रस्तुत की कि मानव और पृथ्वी दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, अंतर संबंध पाया जाता है। और इस अंतर संबंध के कारण ही मानव का क्या होता रहता है, विकास होता रहता है। चाहे वो उसके भौतिक परिवर्तन से संबंधित और चाहे उसके कोई भी सांस्कृतिक रीति रिवाज या धार्मिक, ये सारे क्या है, उसके अंतर संबंध उसको बांधे हुए हैं, जिससे क्या है, मानव और पृथ्वी दोनों क्या है, एक साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये तो क्या किसने दी, ब्लास महोदय ने इसका अर्थ या परिभाषा के रूप में मानव भूगोल की क्या करी है, चर्चा की है, परिभाषा दी है। उसी आधार पे जीन ब्रून्स है, जीन ब्रून्स फ्रांसीसी विद्वान है और ब्लास के क्या है, शिष्य माने गए हैं। फ्रांसीसी विद्वान जीन ब्रून्स ब्लास महोदय के शिष्य, ब्लास महोदय की क्या है, शिष्य हैं, कौन, जीन ब्रून्स। इन्होंने भी क्या है, मानव भूगोल की क्या दी है, परिभाषा के रूप में मानव भूगोल के बारे में चर्चा की है। मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव की क्रियाकलापों से प्रभावित हैं और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। तो जीन ब्रून्स ने बताया है कि मानव भूगोल, जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल की उन्होंने परिभाषा दी है। किस आधार पे, कि मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलाप से प्रभावित है और जो हमारे ग्रह के
हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकें। एक विशेष श्रेणी में रखे जा सके। तो ये किसने कहा है? देखो, इस परिभाषा का अर्थ समझो। जीन ब्रून्स ने मानव भूगोल के बारे में कहा है कि मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव की क्रियाकलापों से प्रभावित, जो हमारा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, ठीक है, जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर विशेष रखे जा सके। यानी कि पृथ्वी के ऊपर आपकी अनेक घटनाएं हैं, वो घटित होती हैं, लेकिन उन घटनाओं में से सभी घटनाएं हैं, उन घटनाओं में से मानव है वो क्या है? काट छांट करके उसके ऊपर क्या है? एक ऐसी घटनाएं होती हैं, कई घटनाओं में से लगभग आपकी एक या दो घटनाएं ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं? मानव के लिए क्या है? महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो उसी आधार पे उन्होंने कहा है कि धरातल के ऊपर ग्रह है वो क्या बताया है? अपनी पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर मानव का जो विकास होता है, मानव अपने आप का विकास करता है, वो हमारे धरातल के ऊपर, यानी कि धरातल जो अपनी पृथ्वी है उसी को उन्होंने क्या कहा है? एक ग्रह के रूप में माना है, और उनके ऊपर रहते हुए अनेक घटनाएं होती हैं, और उन घटनाओं में से मानव अपने आप को क्या करता है? उनमें काट छांट करके क्या होती है? वो घटनाएं अपने मानव के लिए क्या करी जाती हैं? एक या अनेक घटनाओं में से एक दो घटना होती है जो मानव के लिए क्या मानी जाती है? विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है, या अनेक श्रेणी के अंदर उसको रखा जाता है। तो ये बात तो किसने की है? जीन ब्रून्स ने कही है। पहली विशेषता है जीन ब्रून्स ने बताई है। दूसरी अगर बात करते हैं तो दूसरा आपका आता है अमेरिकन भूगोलवेता हंटिंगटन, ठीक है। दूसरा भूगोलवेता है आपका अमेरिकन भूगोलवेता हंटिंगटन महोदय। हंटिंगटन महोदय, इन्होंने भी क्या है? मानव भूगोल के बारे में बताया है के अनुसार परिभाषा दी है, जिसमें इन्होंने क्या कहा है? हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप एवं गुणों के पारस्परिक संबंध के स्वरूप और वितरण का अध्ययन माना है। देखो, मानव क्या होता है? धरातल के ऊपर रहते हुए जितनी भी भौगोलिक घटनाएं हैं, भौगोलिक वातावरण के अंदर जो अपना इन्वायरमेंट है, और उस इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को किस रूप के अंदर अपने आप को ढालता है, यानी कि मनुष्य की एक दैनिक क्रियाओं से लेकर उसकी जो उद्योग है, आर्थिक क्रियाएं हैं, सांस्कृतिक कार्य हैं, इन सब में क्या करता है? वो अपने आप को पारस्परिक संबंधों में जोड़े हुए है। धरातल के ऊपर क्या होती है? आपकी अनेक घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन मानव वो अपने आप को क्या है? ढालता हुआ चला जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर मानव है वो जलवायु के आधार पे अपने आप को क्या कर लेता है? समायोजित कर लेता है। उसी आधार पे क्या है? शीत कटिबंधीय, आपका उपोष्ण कटिबंधीय। तो ये जलवायु के आधार पे, जिस जलवायु में मानव का जन्म हुआ है उसी आधार पे वो अपने आप को क्या है? गतिशील करता हुआ अपने आप को समायोजित
कर लेता है। तो इसी आधार पे क्या होता है, उसका विकास है। जिस तरीके से प्रकृति का, नेचर का क्या है, वो गतिशील है, अस्थिर मानी जाती है, आपकी जो स्थिर है वो नहीं हो सकती। देखो जैसे एक उदाहरण देती हूँ, जैसे एक पेड़ होता है, उसको क्या है, वो अपने आप अपना पृथ्वी के ऊपर क्या है, अपना विकास स्वयं करता है। उसी तरीके से मानव के लिए उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया है कि जैसे पेड़ का विकास होता है, कि जैसे ही बरसात हुई तो एक जो छोटा सा बीज होता है वो पृथ्वी के अंदर धरातल के ऊपर जो धीरे धीरे जैसे पेड़ होता है, बीज उगता है, फिर उसका थोड़ा थोड़ा जैसे ऊपर आता है, विकास होता है, फिर उसके धीरे धीरे तने हैं, पत्तियां हैं, और इसी आधार पे क्या है, उसका क्या है, धीरे धीरे क्या होता रहता है, विकास होता रहता है। उसी आधार पे क्या है, मानव के विकास की गतिविधियों को क्या है, बताया गया है कि मानव भूगोल के अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं, मानव का ही अध्ययन करते हैं। चाहे उसका सांस्कृतिक विकास हो, चाहे उसका राजनीतिक विकास हो, चाहे उसका धार्मिक विकास हो। तो धीरे धीरे जिस तरीके से मानव का विकास होता है, उसी तरीके से प्रकृति का क्या है, जो विकास है, उसी आधार पे मानव का विकास है वो चलता रहता है। तो हंटिंगटन महोदय के अनुसार पढ़ लेते हैं, मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण भौगोलिक वातावरण भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप एवं गुणों के पारस्परिक संबंध पारस्परिक संबंध के रूप और वितरण का अध्ययन है। संबंध के स्वरूप व वितरण का अध्ययन है। ठीक है, तो मानव भूगोल, अमेरिकन भूगोलवेत्ता हंटिंगटन महोदय ने क्या कहा है, मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप एवं गुणों के पारस्परिक संबंध के स्वरूप व वितरण का अध्ययन है। कि इसके अंदर मानव रहते हुए, वातावरण के अंदर रहते हुए, भौगोलिक क्रियाकलापों के साथ साथ उसके जो पारस्परिक संबंध है, एक दूसरे जो संबंध है जुड़े हुए हैं, उनका अध्ययन और वितरण का अध्ययन है, वो मानव भूगोल है कहलाता है। तो दूसरी परिभाषा हो गई। उसी के आधार पे मानव भूगोल की अगर चर्चा करते हैं तो कुमारी सैंपल जो किसकी शिष्य है, रेड जल की शिष्य मानी जाती है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जो मानव भूगोल की परिभाषा दे रही है। कुमारी सैंपल कुमारी सैंपल है, ये भी क्या है, आपकी अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, वो मानी गई है। इन्होंने भी क्या है, आपकी रेड जेल की शिष्य है। इनके अनुसार, कुमारी सैंपल के अनुसार यह है रेड जेल की शिष्य हैं। रेड जेल की शिष्य हैं। इन्होंने देखो क्या कहा है कि मानव के लिए इन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम मानव के अंतर्गत मनुष्य और उसके वातावरण के बीच संबंध को क्या है, स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया है? क्योंकि पृथ्वी और मानव दोनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों से जुड़े हुए हैं। अगर जैसे मान लो मानव का ही अध्ययन करते हैं तो मानव का विकास है वो किसके ऊपर होता है, पृथ्वी के ऊपर ही तो मानव का विकास हो रहा है। तो उसी रूप में क्या है, इन्होंने क्या है कहा है कि मानव और
जो आपका भूगोल है, मानव भूगोल का, और उसी के साथ साथ क्या है, पृथ्वी का, दोनों का इन्होंने अध्ययन की व्याख्या की है कि जिस तरीके से मानव पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, वातावरण के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे ही वातावरण है वो भी मानव से जुड़ा हुआ है। दोनों क्या है, दोनों के बीच में संबंध पाया जाता है। इन्होंने कहा है कि अगर देखो, जैसे मानव का अगर अकेला अपन अध्ययन करते हैं तो ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो पृथ्वी के ऊपर जो संसाधनों के रूप में या मानव के जो जितने भी संसाधन है, जैसे मानव के लिए कह सकते हैं कि जो भूमि संसाधन है, जल संसाधन है, मृदा संसाधन है, जो ये सारी क्या है, मानव की दैनिक आवश्यकताएं हैं। मानव क्या है, श्वास है, ऑक्सीजन के बिना क्या है 2 मिनट 5 मिनट के लिए नहीं रुक सकता, तो पूरे दिन तो रुकना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी आधार पे क्या है, जल है, जल के लिए कहा जाता है संसाधनों के रूप में, जल भी क्या है, मानव की भौतिक आवश्यकता के अंदर सम्मिलित किया जाता है। कहा भी जाता है कि जल के बिना जीवन है वो संभव नहीं हो सकता। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो मानव और पृथ्वी दोनों को क्या है, जोड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जो कुमारी सैंपल है, इन्होंने जो रेड जेल की शिष्य हैं, इन्होंने कहा है कि पृथ्वी और मानव दोनों क्या है, वातावरण से संबंधित है, जुड़े हुए हैं। और उनका कहना है कि मानव पशु और पौधों की भांति ही अपने वातावरण की उपज है वो मानी गई है। मानव पशु और पौधे की तरह ही क्या है, अपने आप को वातावरण से जुड़े हुए हैं। देखो, इन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस तरीके से पशु है और पौधे हैं वो क्या है, वातावरण से जुड़े हुए हैं, उसी तरीके से क्या है, आपका जो मानव है वो किससे जुड़ा हुआ है, वातावरण से जुड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से धरातल के ऊपर रहते हुए आपके जितने भी पशु पक्षी हैं वो वातावरण से जुड़े हुए हैं, वो आपके इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, उसी आधार पे क्या है, आपका मानव है वो जुड़ा हुआ है। और उसी के ऊपर रहते हुए उसकी जो क्रियाएं हैं, उसका विकास है, उसकी जितनी भी आशाएं हैं, वो सभी इसके द्वारा क्या की जाती हैं, प्रभावित होती हैं या इन्हीं के द्वारा संपन्न की जाती हैं। तो इस आधार पे जो रेड जेल महोदय है, उन्होंने कहा है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है वो माना जाता है। तो इसकी परिभाषा की अपन चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने कहा है मानव भूगोल क्रियाशील मानव भूगोल क्रियाशील मानव व क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा है, कुमारी सैंपल ने, जो किसकी शिष्य है, रेड जेल की शिष्य है वो मानी गई है, रेड जेल की शिष्य है वो मानी जाती है। तो रेड जेल की शिष्य होने के साथ साथ इन्होंने क्या कहा है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव व अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है कि पृथ्वी के ऊपर क्या है, कोई भी वस्तु है वो क्या है, आपकी स्थिर नहीं है क्या, स्थिर नहीं है। देखो, स्थिर नहीं है। ऐसे ही उन्होंने एक पेड़ का उदाहरण दिया है कि जिस तरीके से पृथ्वी के ऊपर क्या है, आपका जो पेड़ है, प्रकृति है, वो क्या है, निरंतर क्या है, चलती रहती है। उसके अंदर हमेशा क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। उसी तरीके से उन्होंने उदाहरण के रूप में बताया है कि एक जो वातावरण के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, पेड़ पौधे रहने के साथ साथ उन्होंने क्या कहा है, हर वस्तु है प्रकृति के अंदर क्या है, आपकी
परिवर्तनशील है, गतिशील मानी जाती है। परिवर्तन उसमें हमेशा क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। और उसी के साथ साथ मानव को भी अपने आप को क्या है, बदलना पड़ता है। किस तरीके से कि पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी है वो क्या है, आपकी परिवर्तनशील मानी जाती है। परिवर्तनशील होने के साथ साथ क्या है, आपकी अस्थायी भी है। उसका कोई मतलब स्थिर नहीं है कि एक जगह क्या है आपकी। पृथ्वी के लिए कहा गया कि पृथ्वी पे जितने भी आपको कारक नजर आते हैं वो क्या है, आपके स्थिर नहीं है। जैसे आपके पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, आपकी घाटियां हैं, दरारें हैं, ये सारी चीजें क्या है, इनमें भी क्या है, परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। किस रूप में, यानी कि जैसे अगर उदाहरण के रूप में मैं आपको कहूं कि जो पर्वत है वो भी आपके धीरे धीरे क्या है, उसमें भी कटाव या बढ़ाव है वो होता रहता है। किस रूप में बढ़ते रहते हैं, जैसे मान लो किसी भी वजह से भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, या कह सकते हैं कि जब नदियों का पानी है पर्वतीय क्षेत्रों से जब आता है तो पर्वतीय क्षेत्र क्या होते हैं, आपके धीरे धीरे कटना शुरू हो जाते हैं। किस तरीके से कि लगातार नदियों का जो बहाव है वो आता रहेगा तो वहां पे क्या होगा, आपका धीरे धीरे जब बहाव होगा तो ऐसे नहीं है एक दिन में उनमें कटाव शुरू हो जाता है कि धीरे धीरे अगर लगातार वही चीज क्रिया करती रहेगी तो एक दिन ऐसा होगा कि धीरे धीरे वो क्षेत्र क्या हो जाता है, कट जाता है। ऐसे ही जैसे मान लो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि किसी क्षेत्र से आपकी जो नदियां हैं वो बह कर जाती हैं तो आपका एक मैदानी क्षेत्र होता है। मैदानी क्षेत्र से लगातार अगर नदियां बह रही हैं तो दोनों तरफ से क्या हो जाता है, आपका कटाव होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो ये आपका एक मैदानी क्षेत्र है और यहाँ से आपका नदी का बहाव हो रहा है तो दोनों तरफ से जब पानी निकलता है तो वो दोनों क्षेत्र को क्या करता रहता है, काटता रहता है। और काटने के साथ साथ क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, कटाव होने के कारण उसमें भी क्या है, आपका परिवर्तन होगा। कैसे, पहले तो वो क्या था, एक मैदानी क्षेत्र था, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर नदियों का बहाव हुआ तो धीरे धीरे वो क्या होने लग गया, कटाव होने के कारण दोनों क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे कटाव होने के कारण क्या होने लग गए, चौड़े होने लग गए। ऐसे ही मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया कि पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहां से नदियों का जब बहाव होता है, प्रवाह जब नदियां होती हैं तो वहां पे पर्वतीय क्षेत्र क्या होते हैं आपके, धीरे धीरे उनमें भी क्या होने लग जाता है, कटाव होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, उस क्षेत्र के अंदर क्या है, परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। तो इस रूप में जो कुमारी सैंपुल है उन्होंने क्या कहा है कि पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जितने भी भौगोलिक कारक अपन को दिखाई देते हैं उनमें क्या होता है, आपका परिवर्तन है वो लगातार चलता रहता है। और उस परिवर्तन के साथ साथ क्या है, मानव को, मनुष्य को अपने आप को क्या करना पड़ता है, परिवर्तन, उसमें परिवर्तन लाना ही पड़ता है। क्यों लाना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का नियम क्या है, आपका परिवर्तनशील है वो माना गया है कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम माना गया है। परिवर्तन है वो धरातल के ऊपर नियमित रूप से होता रहता है। पृथ्वी है वो क्या है, आपकी स्थायी नहीं मानी गई है, उसमें हमेशा क्या है, परिवर्तन होता रहता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसी के साथ साथ आपका जो कुमारी सैंपुल ने कहा है उदाहरण के रूप में कि रूस का जो विस्तृत क्षेत्र है उसके अंदर शक्तियों का क्या है, निर्बल करने वाला सिद्ध है। इसी कारण क्या है, आपके अनेक प्रकार के जो क्षेत्र हैं या आपका जो यातायात है, जो आपकी अपनी जो शक्तियां हैं वो केंद्रीकृत के रूप में शक्तिशाली राज्य के रूप में माना जाता है। कि कोई भी जो राष्ट्र होता है अगर वो कमजोर होता है तो शक्तिशाली राज्य है उसका आधिपत्य कर लेता है। कि कहा भी जाता है जो शक्तिशाली मानव होता है वो निर्बल जो मनुष्य होता है उसको हमेशा क्या है, दबाता है। तो यही नियम क्या है, आपका पृथ्वी के ऊपर लागू होता है कि शक्तिशाली जो क्षेत्र होता है, शक्तिशाली जो मनुष्य होता है वो निर्बल व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को हमेशा दबाता चला जाता है। और राजनीतिक क्षेत्र में अगर अपन देखते हैं तो शक्तिशाली राज्य होता है वो कमजोर राज्य को अपने अंदर मिलाने का जो आधिपत्य है या अपने अंदर मिलाने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से ये
एक नियम बना हुआ है कि शक्तिशाली जो क्षेत्र होता है, शक्तिशाली राज्य मान लो, शक्तिशाली व्यक्ति मान लो, तो इस तरीके से वो अपना जो आधिपत्य है, अपनी जो शक्तियां हैं, वो निर्बल व्यक्ति के ऊपर थोपने की कोशिश करता है। उसी तरीके से आपका अलग जो राइटर हैं अल्बर्ट डिमांजिया, इन्होंने भी क्या है, मानव भूगोल के लिए अपनी परिभाषा के रूप में इन्होंने कहा है कि मानव भूगोल मानव समुदायों और समाज के भौतिक वातावरण के से संबंधों का अध्ययन है, वो माना गया है। इन्होंने क्या कहा है, चौथा आपका जो राइटर है अल्बर्ट डिमांजिया। अल्बर्ट डिमांजिया के अनुसार फोर्थ परिभाषा दी है अल्बर्ट डिमांजिया ने, मानव भूगोल मानव समुदायों मानव भूगोल मानव समुदायों और समाज के भौतिक वातावरण और समाज के भौतिक वातावरण समाज के भौतिक वातावरण से संबंधों का अध्ययन है, से संबंधों का अध्ययन है। देखो, मानव भूगोल के लिए डिमांजिया महोदय ने क्या कहा है कि मानव भूगोल मानव समुदाय और समाज के भौतिक वातावरण से संबंधों का अध्ययन है। वही चीज किसने कही है, डिमांजिया महोदय ने। अल्बर्ट डिमांजिया ने भी क्या कहा है, मानव का जो समुदाय है, मानव जिस समाज के अंदर रहता है, उस समाज में क्या है, भौतिक वातावरण से, इन्वायरमेंट से, आपका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उससे क्या है, उसका संबंध है वो बना हुआ है। किस रूप में, क्योंकि मानव जिस समाज के अंदर रहता है वो क्या है, फिजिकल जो इन्वायरमेंट है आपका, उससे क्या है, अलग नहीं रह सकता, उससे संबंध बना के उसको चलना पड़ता है और उस वातावरण में रहते हुए उसका विकास है वो संभव हो सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने भी अपनी परिभाषा के रूप में मानव भूगोल के बारे में बताया है। उसी आधार पे आपका दूसरा जो वैज्ञानिक है, उन्होंने, विद्वान है, उन्होंने भी परिभाषा दी है आगे कि मानव भूगोल के लिए आपका दूसरा जो मैक्स महोदय, या इसी के साथ साथ आपका दूसरा है मैक्स, प्रोफेसर मैक्स शोर के अनुसार मानव भूगोल का सर्वोपरि कार्य उस मनुष्य का अध्ययन है, भूगोल का सर्वोपरि कार्य मानव भूगोल सर्वोपरि कार्य उस मानव का अध्ययन है, उस मानव का अध्ययन है, उस मानव का अध्ययन है जो सक्रिय एवं जीवित, जो
सक्रिय व जीवित तत्वों, सक्रिय एवं जीवित तत्वों के रूप में अपने अस्तित्व की दशाओं को सुनिश्चित करता है, अपने अस्तित्व की दशाओं को सुनिश्चित करता है और प्राकृतिक वातावरण से उपलब्ध उद्दीपनों से प्रतिक्रियात्मक संबंधों का संबंध स्थापित करता है। ये किसने कहा है? मैक्स शोर ने। मानव भूगोल का सर्वप्रिय कार्य उस मानव का अध्ययन है, यानी कि जो मानव भूगोल अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं, उसका अध्ययन क्या है? मानव भूगोल में सर्वोपरि किसको माना है? मानव को माना है कि मानव के जितने भी कार्य हैं वो कौन अध्ययन करेगा? मानव भूगोल। मानव भूगोल को ही क्या है? सर्वोपरि माना गया है, जो सक्रिय व जीवित तत्वों के रूप में अपने अस्तित्व की दशाओं को सुनिश्चित करता है। यानी कि मानव रहते हुए उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं और जीवित तत्वों के रूप में आपके पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, या उसका जो रहन सहन है वो, और आपके जो पशु हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्या है? अपनी दशाओं को सुनिश्चित करता है और प्राकृतिक वातावरण से उपलब्ध उद्दीपनों से प्रतिक्रियात्मक संबंध स्थापित करता है। किसके साथ संबंध स्थापित करेगा? प्राकृतिक वातावरण के रूप में अपन कह सकते हैं कि मनुष्य अगर पृथ्वी के ऊपर खड़ा होकर चारों तरफ अगर अपने आप की नजरों को घुमाता है, तो आपका प्राकृतिक वातावरण, यानी कि उसको चारों तरफ से क्या है? आपकी भौतिक क्रियाएं हैं, प्रकृति के ऊपर जो आपके पेड़ पौधे हैं, आपकी नदियां हैं, घाटियां हैं, धरातल है, आपका जो पेड़ पौधे हैं, और उसी के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, नदियां हैं, घाटियां हैं, ये सारे क्षेत्र हैं, वो क्या है? उसको वातावरण के अंदर नजर आते हैं। से उपलब्ध उद्दीपनों से क्या है? जितनी भी क्रियाएं हैं उनको क्या है? प्रतिक्रियाओं के रूप में संबंध स्थापित करता है। तो ये किसने कहा है? मैक्स शोर महोदय ने कहा है। उसी के साथ साथ आपका पिट्स और डिकेन्स व डिकेन्स के अनुसार इन्होंने भी क्या है? मानव भूगोल की परिभाषा के रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मानव भूगोल मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट करता है। मानव भूगोल मानव तथा उसके कार्यों को समाविष्ट करता है।
ये किसने कहा है? पिट्स और डिकेंस ने। कि मानव भूगोल के बारे में किसने कहा? पिट्स ने। मानव भूगोल मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट करता है कि पृथ्वी के ऊपर रहते हुए मानव अपने कार्य और उसी के साथ साथ जितने भी आपकी क्रियाएं हैं उनका क्या है? समाविष्ट भाग है। ये किसने कहा है? पिट्स और डिकेंस ने कहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो, उसी के साथ साथ आपके मानव भूगोल की चर्चा के रूप में इसका निष्कर्ष निकाला जाता है कि मानव भूगोल का मूल तंत्र यह है कि मानव की सभी क्रियाओं पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वह अब स्वयं भी अपनी क्रियाओं द्वारा उसमें परिमार्जन करता चला जाता है। कि मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि बिना इसके अध्ययन के भूगोल का अध्ययन ही अधूरा माना जाता है। कि जब तक मानव का अध्ययन नहीं किया जाएगा तब तक आपका भूगोल विषय है वो एक अध्ययन के रूप में, एक शाखा के रूप में उसको नहीं देखा जाएगा। यदि भूगोल प्राकृतिक भूदृश्यों का विज्ञान माना जाता है, आपका जो परिस्थितियां हैं उनका जो नियंत्रण है वो क्या है? आपका विज्ञान है, अथवा वितरण का विज्ञान माना गया है, प्राकृतिक विभिन्नताओं का ज्ञान है वो देखा गया है। भूगोल के मानव पक्ष को छोड़ देना वैज्ञानिक तथा न्याय संगत न होगा। यानी कि मानव भूगोल का अगर अध्ययन नहीं करेंगे तो आपका वैज्ञानिक और न्याय संगत है उसके रूप में उसको नहीं माना जाता, क्योंकि मनुष्य ही भूदृश्यों में प्राकृतिक परिवर्तन है वो लाता है। कि धरातल के ऊपर जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको नदी और पर्वतों का उदाहरण बताया था, वो जो परिवर्तन लाता है वो मनुष्य के द्वारा ही परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। और वितरण में भी यही देखा गया है। यह वास्तव में क्षेत्रीय गूढ़ तत्वों का एक अंग है, जिसके कारण एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से भिन्न है। अतः भूगोल न केवल वैज्ञानिक ही है वरन मानवीय भी माना गया है। तो देखो, मानव भूगोल के लिए कहा गया है कि एक जो भूगोल है वो वैज्ञानिक ही न होकर मानव भूगोल है उसको भी माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा जो मानव के द्वारा जो संबंध बने रहते हैं या मानव के द्वारा जो परिवर्तन लाए जाते हैं, ऐसे तो है नहीं कि परिवर्तन है वो स्वयं प्रकृति के द्वारा ही आते हैं। प्रकृति के ऊपर ऐसे भी बहुत सारे भूदृश्य हैं जिनका जो परिवर्तन है वो मनुष्य के द्वारा ही देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मानव भूगोल की जो अपन ने चर्चा की है उसकी परिभाषाएं हैं, अलग अलग राइटर ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। तो मानव भूगोल के लिए कहा गया है कि भूगोल एक क्या है? वैज्ञानिक स्वरूप ही नहीं, इसके साथ साथ मानव को क्या है? एक मानव भूगोल एक शाखा है जिसे क्या है? एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में वैज्ञानिक अध्ययन है वो देखने को मिलता है, या एक शाखा के रूप में मानव भूगोल को पढ़ा जाता है। तो आज के लिए बस आपका मानव भूगोल के लिए चैप्टर इतना ही। आगे इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। धन्यवाद।